हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करने जा रहे हैं अपनी प्रीलिम्स की सीरीज़, हमारा प्रीलिम्स का डेली प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट। हम आज के प्रीलिम्स के सेशन में मेडिवल हिस्ट्री के टॉपिक को देखेंगे। मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम उनको देखेंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस या कौन कौन से कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। राइट, तो गाइज अपने साथ एक पेन और पेपर लेके बैठिएगा। मैं क्वेश्चन रीड आउट करूँगी, क्वेश्चन बताऊँगी आपको, आप उस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा और फिर मैं आपको क्वेश्चन का आंसर भी बताऊँगी, तो आप अपने क्वेश्चन के आंसर को चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ एंड में आप अपना स्कोर कैलकुलेट कीजिएगा, आपके कितने आंसर्स करेक्ट हैं, कितने आंसर्स इनकरेक्ट हैं, और स्कोर कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइज। और अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं होता है, मीन्स आपके अगर क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निराश होने वाली बात नहीं है। ये सीरीज़ इसीलिए है कि आप आज गलती करें, अभी गलती करें, अभी गलती करेंगे तो आप फ्यूचर में या एग्ज़ाम टाइम पे आप वो गलतियों को दोहराएंगे नहीं। क्योंकि वो क्या होता है कि हमारी मेमोरी में आ जाता है, जब हम गलती करते हैं तो हमें याद रहता है कि यस हमने पिछली बार ये गलती करी थी, तो दोबारा हमें इसको रिपीट नहीं करना है, तो वो हमारे बेटरमेंट के लिए ही होता है। ठीक है, तो आपकी गलतियों में सुधार लाने के लिए ही हमने ये सीरीज़ को स्टार्ट किया है। तो शुरू करने से पहले गाइज मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं। तो हमारा करंट अफेयर्स बैच रन कर रहा है, जिसमें आपको डेली बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ से डाउनलोड करके आप पीडीएफ्स पढ़ सकते हैं। और अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं करंट अफेयर्स का, तो आपके लिए डेली लाइव डाउट सेशंस लिए जाते हैं और साथ ही साथ रिवीजन भी कराई जाती है। हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है गाइज, जिसमें बिल्कुल बेसिक से ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। एनसीईआरटी 6 क्लास से लेके एडवांस बुक्स तक की कवरेज करवाई जा रही है और आपका फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इतनी अच्छी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करवा दी जाएगी आपको कि अगर आप डेडिकेटेडली फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज। और हमारा मेंस का आंसर राइटिंग बैच भी रन कर रहा है, जिसमें एक हमारी फ्री सीरीज़ है, जिसमें आपको टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में क्वेश्चंस दिए जाते हैं कुछ, और नाइट 8 PM पे आपको उसका एनालिसिस वीडियो और उसी के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे ही पीडीएफ्स आपको दी जाती हैं। और अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे, मेंस आंसर राइटिंग का पेड कोर्स ज्वाइन गाइस लॉन्च हो चुका है और बहुत अच्छा कोर्स है वो। उसमें 500+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको। आंसर राइटिंग में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे आप लोग। बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको आंसर राइटिंग में बिल्कुल परफेक्ट बना दिया जाएगा। हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और आपको इम्प्रूवमेंट भी बताएंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल मेंस रेडी करवा दिया जाएगा। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं अपना प्रीलिम्स का सेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे हमें 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें बताना है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। क्या बताना है हमें, सही कौन सी है, करेक्ट बताना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वॉज नोन एज अमील। कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व संग्रह के प्रभारी को अमील के नाम से जाना जाता था। स्टेटमेंट 2, द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वॉज एन एंशियंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता व्यवस्था एक प्राचीन स्वदेशी संस्था थी। स्टेटमेंट 3, द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खलजी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में मीर बख्शी का कार्यालय अस्तित्व में आया। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, 1 ओनली, बी 1 and 2 ओनली, सी 3 ओनली, डी 1, 2 and 3। तो हमें यहाँ पे करेक्ट बताना है कि हमारा करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सा है। सो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे है 1 ओनली। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1 ओनली, कि जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है दिल्ली सल्तनत में, उसके रेवेन्यू कलेक्शन के इंचार्ज को अमील बोला जाता था। ठीक है, और ये किसने
खिलजी के सल्तनत के टाइम पे नहीं, बल्कि किसके टाइम पे आया था? इल्तुतमिश के टाइम पे आया था, राइट गाइज। मैंने इसी के साथ सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन दी गई है आपको हर क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो आप वो एक्सप्लेनेशन, वो सोल्यूशन आप पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, और कोई आपको डाउट है, क्वेरी है, तो आप वो पूछ सकते हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, सही कौन सी है, हमें ये बताना है। स्टेटमेंट 1, सेंट निम्बरका वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। और स्टेटमेंट 2 है, संत कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सिरहिंदी। संत कबीर शेख अहमद सिरहिंदी से काफ़ी प्रभावित थे। तो ऑप्शंस आर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, और डी नीदर 1 nor 2। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नीदर 1 nor 2। दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं? गलत हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स क्यों गलत हैं? क्योंकि सेंट निम्बरका की जब हम बात करते हैं, या संत निम्बार्क की जब हम बात करते हैं, तो वो 11th सेंचुरी के टाइम पे माना गया था कि 11th सेंचुरी के टाइम पे वो एग्जिस्ट करते थे या अलाइव थे। ठीक है, और अकबर हमें कब देखने को मिले थे? 16th सेंचुरी के आसपास ही हमें अकबर देखने को मिले थे। और सिमिलरली अगर हम संत कबीर की बात करें, तो वो 1440 को उनका जन्म हुआ था, 1440 में। और जो शेख अहमद सिरहिंदी है, वो एक इस्लामिक स्कॉलर थे, और वो 1500-1600 के आसपास ही उनका जन्म हुआ था। मतलब 1564 को उनका जन्म हुआ था। तो इसीलिए हम उस स्टेटमेंट को भी हम गलत ही कहेंगे। ये जो इनका टाइम पीरियड है वो डिफरेंट है, जिससे हमें पता चलता है कि ये स्टेटमेंट्स गलत हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे है डी नीदर 1 nor 2। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू मियां तानसेन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? ध्यान देने वाली बात है, नॉट करेक्ट पूछा गया है हमसे कि जो सही नहीं है। मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर। तानसेन सम्राट अकबर द्वारा उन्हें दी गई उपाधि थी। बी, तानसेन कंपोज ध्रुपद्स ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं पर ध्रुपदों की रचना की। सी, तानसेन कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पैट्रन्स। तानसेन ने अपने संरक्षकों पर गीत लिखे। डी, तानसेन इन्वेंटेड मैनी रागाज। तानसेन ने कई रागों का आविष्कार किया। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है? जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ए, तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। क्योंकि जो तानसेन का टाइटल था वो अकबर द्वारा दिया गया नहीं था, बल्कि वो राजा विक्रमजीत ने दिया था। राजा विक्रमजीत जो ग्वालियर के थे, उन्होंने ये टाइटल उनको दिया था। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट ए गलत है जो दिया हुआ है। और हमें क्या गलत बताना था? तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर भी क्या होगा? स्टेटमेंट ऑप्शन ए, राइट। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following Mughal errors shifted emphasis from illustrated manuscripts to album and individual portrait? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से एल्बम और व्यक्तिगत चित्र पर जोर दिया? ठीक है, तो जिसने मैन्यूस्क्रिप्ट से एल्बम पे या फिर जो पोर्ट्रेट बनते थे इंडिविजुअल पर्सन्स के, उस पे उन्होंने शिफ्ट किया, ध्यान दिया। ए, हुमायूं, बी, अकबर, सी, जहांगीर, डी, शाहजहां। तो कौन से मुगल एम्परर थे जो पोर्ट्रेट की तरफ उन्होंने शिफ्ट किया था? ठीक है, या एल्बम की तरफ शिफ्ट किया था मैन्यूस्क्रिप्ट से। मैन्यूस्क्रिप्ट जो छोटी छोटी बनती थी उनसे पोर्ट्रेट की तरफ गए थे, एल्बम्स की तरफ गए थे। तो वो थे सी, जहांगीर। जहांगीर को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था पेंटिंग में, और उन्होंने ये शिफ्ट किया था एक अच्छे रियलिस्टिक मैनर में। वो पेंटिंग उन्होंने स्टार्ट की थी, पोर्ट्रेट फॉर्म में स्टार्ट की थी। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
with reference to Mughal India, what is or are different between जागीरदार एंड जमींदार? मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार में क्या अंतर है? जागीरदार्स वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट्स इन ल्यू ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज, whereas zamindars were holders of revenue rights without obligation to perform any duty other than revenue collection. जागीरदार न्यायिक और पुलिस कर्तव्यों के बदले भूमि आवंटन के धारक थे, जबकि जमींदार राजस्व संग्रह के अलावा किसी भी कर्तव्य को करने के दायित्व के बिना राजस्व अधिकारों के धारक थे. स्टेटमेंट 2, लैंड असाइनमेंट्स टू जागीरदार्स वर हेरिडिटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार्स वर नॉट हेरिडिटरी. कि जागीरदारों को भूमि का आवंटन वंशानुगत था और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं थे. यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कि करेक्ट कौन सा है. ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नीदर 1 नॉर 2. तो यहाँ पे जो करेक्ट डिफरेंस बताया गया है या करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन ए 1 ओनली. ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है. ऑप्शन बी इसलिए गलत है क्योंकि जमींदार की जो थी वो हेरिडिटरी हुआ करती थी. राइट, जो पोजीशन है, जो रेवेन्यू राइट्स है वो हेरिडिटरी हुआ करते थे. तो ये जो डिफरेंस है वो गलत है, जबकि जो जागीरदार से उनका हेरिडिटरी नहीं हुआ करता था. तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, 1 ओनली. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स. भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. तो यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट्स दी गई है, हमें यहाँ पे करेक्ट बतानी है. सही कौन सी है यहाँ पे वो बताना है हमें. स्टेटमेंट 1, मोस्ट ऑफ द त्यागराज कृतिज आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा. स्टेटमेंट 2, त्यागराज क्रिएटेड सेवरल न्यू रागाज. ठीक है, त्यागराज ने कई नए रागों की रचना की. स्टेटमेंट 3, अन्नमाचार्य एंड त्यागराज आर कंटेम्प्रेरीज. कि ये अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन थे. और अन्नमाचार्य कीर्तन्स आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा. कि जो अन्नमाचार्य कीर्तन थे वो भगवान वेंकटेश्वरा की स्तुति में भक्ति गीत है. तो इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. ए 1 and 3 ओनली, बी 2 and 4 ओनली, सी 1, 2 and 3 और डी 1, 2, 3 and 4 ओनली. तो इसमें से हमारी कौन सी स्टेटमेंट सही है हमें वो बतानी है. उस हिसाब से हमें अपने कोड्स मैच करने हैं. तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो है बी 2 and 4 ओनली. मतलब हमारी स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4 हमारी करेक्ट है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 2 and 4 ओनली, ऑप्शन बी. I hope you have understood this. Now let's move on to the next question. Which one of the following was a very important seaport in the Kakatiya kingdom? निम्नलिखित में से कौन काकातिया साम्राज्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह था? ए काकीनाडा, बी मोटुपल्ली, सी मछलीपट्टनम या फिर मसूलीपट्टनम और डी नेल्लूरू. ठीक है, तो इसमें से कौन सा इम्पोर्टेंट सी पोर्ट था काकाटिया किंगडम की जब हम बात करते हैं तो काकाटिया किंगडम का सबसे इम्पोर्टेंट जो सी पोर्ट था, मतलब महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? बी मोटुपल्ली उनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सी पोर्ट था. राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेव द रूरल ऑफ विजयनगर कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स. विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. तो यहाँ पे हमें 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. तो स्टेटमेंट 1 इज द टैक्स रेट ऑन लैंड वॉज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड. भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भूमि पर कर की दर निर्धारित की जाती थी. स्टेटमेंट 2, प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप्स पेड एंड इंडस्ट्रीज टैक्स. कार्यशालाओं के निजी मालिकों ने उद्योग कर का भुगतान किया. तो यहाँ पे
ऑप्शंस हमें दिए गए हैं ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 एंड 2, डी नीदर 1 नॉर 2। यहाँ पे हमें सही ऑप्शन बताना है, सही स्टेटमेंट कौन सी है और उसका क्या फिर कोड बनेगा ऑप्शन, हमें वो बताना है। तो इसका आंसर है सी बोथ 1 एंड 2। दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे है सी बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with reference to the economic history of medieval India, the term Agrahatta refers to, अरगघट्टा, ठीक है, refers to मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अरगघट्टा शब्द का अर्थ है ए बॉन्डेड लेबर, बी लैंड ग्रांट्स मेड टू मिलिट्री ऑफिसर्स, सी वाटर व्हील यूज्ड इन द इरिगेशन ऑफ लैंड, डी वेस्ट लैंड कन्वर्टेड टू कल्टिवेटेड लैंड। मतलब क्या वो बंधुआ मजदूर थे, ठीक है, बंधुआ मजदूर के लिए यूज किया जाता था, बी सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान के लिए, सी भूमि की सिंचाई में प्रयुक्त जल चक्र, और डी बंजर भूमि को खेती योग्य भूमि में परिवर्तित किया गया। तो अरगघट्टा किस के लिए यूज किया जाता था, व्हील के लिए, जो इरिगेशन के लिए व्हील यूज होता था, पर्शियन व्हील होता था, उसके लिए यूज किया जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, वाटर व्हील यूज इन द इरिगेशन ऑफ लैंड। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to the cultural history of India, the memorizing of chronicles, dynastic histories, and epic tales was the profession of who of the following? भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिहास, वंशवादी इतिहास और महाकाव्य कथाओं को याद करना निम्नलिखित में से किसका पेशा था? ए श्रमण प्रयास, बी परिव्राजक, सी अग्रहारिका, डी मगध। ठीक है, तो हमें कल्चरल हिस्ट्री के हिसाब से ये मेमोराइजिंग बतानी है कि किसका ये प्रोफेशन था। तो इसका करेक्ट आंसर है मगध, डी मगध। मगध इससे एसोसिएट किया जाता था, मगध ही ये मेमोराइजिंग जो क्रॉनिकल्स थे या हिस्ट्रीज थी या जो काव्य होती हैं, महाकाव्य कथाएं होती हैं, एपिक टेल्स होती हैं, उनसे एसोसिएटेड थे, उन्हीं का प्रोफेशन माना गया था। तो डी मगध इज आर करेक्ट ऑप्शन हियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फ्लोइंग पेयर्स। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो हमें एक टर्म दी गई है, अवधि दी गई है, और उसके बाद हमें उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एक विवरण दिया गया है। हमें यह बताना है कि किस टर्म का किस अवधि का सही विवरण दिया गया है, उसके सामने सही डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो पहला है एरीपट्टी, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है? लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वॉज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक। भू राजस्व जिससे के रख रखाव के लिए अलग से गांव का टैंक। 2 तनियूर्स, विलेजेस डोनेटेड टू अ सिंगल ब्राह्मण और अ ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स। एक ब्राह्मण को दान किया गया गांव या फिर एक समूह को दान किया गया है। 3 घटिकाज, कॉलेजेस जनरली अटैच्ड टू द टेम्पल्स। कॉलेज आमतौर पे जो मंदिरों से जुड़े होते हैं। तो इसमें हमें करेक्ट पेयर मैच बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ऑप्शंस है ए 1 and 2, बी 3 ओनली, सी 2 and 3, डी 1 and 3। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है वो है डी 1 and 3। एरीपट्टी और जो घटिकाज हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं। तन्यूर्स यहाँ पे गलत डिस्क्रिप्शन दी गई है, क्योंकि तन्यूर्स जो ब्राह्मण को लैंड डोनेट करते थे वो नहीं होती थी, बल्कि तन्यूर्स चोलास के अंडर एक टर्म यूज़ की गई थी डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू यूनिट्स के रूप में। मतलब डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू यूनिट्स को तन्यूर के नाम से बोला जाता था चोला एम्पायर के अंदर, चोला डायनेस्टी के अंदर। तो इसीलिए तन्यूर्स हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी 1 and 3 ओनली। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फ्लोइंग पेयर्स।
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हमें क्या दिया गया है? मेडिवल इंडियन प्रेजेंट रीजन दिया गया है, मध्यकालीन भारत का वर्तमान क्षेत्र, और उसकी स्टेट दी गई है, राज्य की, वो कौन से राज्य में पड़ते हैं। ठीक है। फर्स्ट इज चंपक। चंपक कहाँ है? जो मेडिवल इंडिया में जो चंपक था रीजन, वो सेंट्रल इंडिया में पड़ता है। 2 दुर्गर या दुर्गारा जम्मू में। सी कुलुट्टा मालाबार में। ठीक है। हमें यहाँ पे करेक्टली मैच्ड पेयर बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं A 1 and 2, B only 2, C 1 and 3 और इट्स D 3 only। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ओनली 2। सिर्फ जो दुर्गर है वो हमारा जम्मू में पड़ता है, वो बिल्कुल करेक्ट है। जो चंपक है वो हमारा सेंट्रल इंडिया में नहीं बल्कि चंबा में आता है, और जो कुलूता है वो हमारा मालाबार में नहीं बल्कि कुल्लू रीजन में पड़ता है। ठीक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ओनली 2B। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फ्लोइंग, निम्नलिखित पर विचार करें। द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू द। बाबर के भारत में आगमन के कारण। स्टेटमेंट 1 इज इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सबकॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप में बारूद का परिचय। स्टेटमेंट 2 इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्च एंड डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय। स्टेटमेंट 3 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिड डायनेस्टी इन द रीजन, क्षेत्र में तैमूर राजवंश की स्थापना। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। उससे हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो ऑप्शंस आर A 1 and 2 ओनली, B 3 ओनली, C 1 and 3 ओनली और D 1 2 and 3। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है 3 ओनली। तो यहाँ पे जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है कि तिमुरिड डायनेस्टी एस्टैब्लिश करी थी, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि जो गन पाउडर, अब यहाँ पे गाइस कंफ्यूज नहीं होना है, गन पाउडर बाबर ने यूज़ किया था बैटल ऑफ पानीपत में। जो लड़ाई हुई थी 1526 में, बाबर ने यूज़ किया था गन पाउडर का, लेकिन उसको इंट्रोड्यूस बाबर ने नहीं किया था, वो पहले भी यूज़ किया जा रहा था। ठीक है। तो उसका इंट्रोडक्शन बाबर ने नहीं किया था। वो बेशक से एक अच्छे स्केल पे बाबर ने यूज़ किया था, बट पहले भी उसका यूसेज होता था, बहुत ज़्यादा नहीं होता था लेकिन यूसेज होता था। तो ये कहना गलत होगा कि इंट्रोड्यूस ही बाबर के टाइम पे हुआ था या बाबर ने किया था उसको इंट्रोड्यूस। राइट। मूविंग टू वन नेक्स्ट क्वेश्चन। Who of the following founded a new city on the south bank of a tributary to river Krishna and undertook to rule his new kingdom as the agent of a deity to whom all the land south of the river Krishna was supposed to belong? मतलब इसमें क्या बोला गया है कि जो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है उसके साउथ बैंक पे, दक्षिणी तट पे कौन सी एक नई सिटी बनाई गई थी, कौन सी ऐसी एक नई सिटी बनाई गई थी। ठीक है। जिस पे रूल किया गया था, वो किंगडम बनाया गया था, वहाँ पे उस पे रूल किया गया था, राज किया गया था, राज्य का शासन। और वहाँ पे जो एक एजेंट भी बिठाया गया था, वहाँ की जो डीटी है, जो भगवान होते थे उनके लिए डीटी वो भी बनाए गए थे, मतलब साउथ की तरफ रिवर कृष्णा के साउथ बैंक पे बनाई गई थी नई सिटी। तो वो कौन सी थी? जो नई सिटी बनाई गई थी तो किसने बनाई थी, सॉरी सिटी नहीं बतानी हमें, किसने बनाई थी वो सिटी, हमें उनका नाम बताना है। A अमोघ वर्ष 1, B बलाल या बल्ला सेकंड, C हरिहरा 1 और D प्रताप रुद्र 2। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हरिहरा 1। जो हरिहरन बुक्का थे ना, जिन्होंने विजयनगर किंगडम की स्थापना करी थी, तो हरिहर 1 जो थे उन्होंने एक सिटी की डेवलपमेंट की थी, एक सिटी बनाई थी। कहाँ पे? कृष्णा रिवर के साउथ दक्षिण तट पे। ठीक है। साउथ बैंक पे बनाई थी। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, which of the following is or are essential elements of the feudal system?
भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामंती व्यवस्था का आवश्यक तत्व है? तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें इसमें से करेक्ट बतानी है कौन सी है। स्टेटमेंट 1, अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड अ वेरी वीक प्रोविंशियल और लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी। एक बहुत मजबूत केंद्रीकृत राजनीतिक प्राधिकरण और एक बहुत ही कमजोर प्रांतीय या स्थानीय राजनीतिक प्राधिकरण। स्टेटमेंट 2, emergence of administrative structure based on control and possession of land। भूमि के नियंत्रण और कब्जे के आधार पर प्रशासनिक ढांचे का उदय। स्टेटमेंट 3, क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूडल लॉर्ड एंड हिज ओवरलॉर्ड। सामंती स्वामी और उसके अधिपति के बीच स्वामी जागीरदार संबंध का निर्माण। इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। A 1 and 2 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C 3 ओनली और D 1 2 and 3। तो हमें करेक्ट बताने हैं, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है B 2 and 3 ओनली। हमारी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन B 2 and 3 ओनली। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी वॉज। जो फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना था वो क्या था? A, द मॉस्क फॉर द यूज ऑफ रॉयल फैमिली, शाही परिवार के उपयोग के लिए मस्जिद। B, अकबर्स प्राइवेट चैम्बर प्रेयर, अकबर की निजी कक्ष प्रार्थना। C, द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशंस विद स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स, वह हॉल जिसमें अकबर ने विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ विचार विमर्श किया था। और D, द रूम इन विच द नोबल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स गैदर्ड टू डिस्कस रिलीजियस अफेयर्स, वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्मों के रईस धार्मिक मामलों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते थे। तो इबादत खाना क्या था? इबादत खाना गाइस वो था एक उस जगह को या एक हॉल बोल दीजिए, एक प्रेमाइसेस ऐसा था जहाँ पे अकबर सारे जो रिलीजन के, काफ़ी सारे जो धर्मों के जो विद्वान थे, जो नॉबल्स थे, उनके साथ बातचीत किया करते थे। और इकट्ठा उन्होंने करने की कोशिश की थी कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, रिलीजन के बेसिस पे कोई अलग ना रहे, पीस बनाने के लिए उन्होंने वो किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, द होल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशंस विद स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the religious history of medieval India, the Sufi mystics were known to pursue which of the following practices। मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी मनीषियों को निम्नलिखित में से किस प्रथा का अनुसरण करने के लिए जाना जाता था? 1, मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, ध्यान और श्वास पर नियंत्रण। 2, सीवियर एस्केटिक एक्सरसाइजेज इन अ लोनली प्लेस, एकांत स्थान में कठोर तपस्या करना। और 3, रेसिटेशन ऑफ होली सॉन्ग्स टू अराउंड अ स्टेट ऑफ एक्सटेसी इन देयर ऑडियंस, श्रोताओं में परमानंद की स्थिति जगाने के लिए पवित्र गीतों का पाठ। तो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं हमें, A 1 and 2 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C ओनली 3, D 1 2 and 3। तो अगर हम सूफी मिस्टिक्स की बात करें, जो है सूफी हैं उनकी बात करें, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा D 1 2 and 3। ठीक है, हमारा राइट आंसर यहाँ पे है D 1 2 and 3। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the immediate cause for अहमद शाह अब्दाली to invade and fight the third battle of पानीपत? अहमद शाह अब्दाली के पानीपत की तीसरी लड़ाई पर आक्रमण करने और लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? A, he wanted to avenge the expulsion by Marathas of his viceroy तैमूर शाह from Lahore। वह लाहौर से अपने वाइसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा निष्कासन का बदला लेना चाहता था। B, the frustrated governor of जुलंधर अदीना बेग खान invited him to invade पंजाब। जलंधर के निराश राज्यपाल अदीना बेग खान ने उन्हें पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। C, he wanted to punish मुगल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द चहर महल, जो गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट एंड पसरूर में थे। वह
चाहर महल के राजस्व का भुगतान न करने के लिए मुगल प्रशासन को दंडित करना चाहते थे। और डी, ही वांटेड टू एनेक्स ऑल द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ पंजाब अप टू बॉर्डर्स ऑफ दिल्ली टू हिज किंगडम। वह दिल्ली की सीमाओं तक पंजाब के सभी उपजाऊ मैदानों को अपने राज्य में जोड़ना चाहता था। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है कि जो इमीडिएट कॉज था जिसकी वजह से अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया में इन्वेड किया था और बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई शुरू करी थी। ठीक है, कब हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? 1761 में। तो वो क्यों शुरू करी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि उनको बदला लेना था कि मराठाज ने जो उनकी डायनेस्टी के जो तैमूर शाह थे, अहमद शाह अब्दाली जो थे, उन्होंने किस वजह से उनको बदला लेना था कि जो तैमूर शाह थे उनको लाहौर से मराठाज ने तैमूर शाह को हराया था, भगाया था वहां से, उनको बाहर निकाला था। ठीक है, तो उसका उनको मराठा से बदला लेना था, इसीलिए उन्होंने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की शुरुआत की और लड़ना शुरू किया। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है ए। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइज। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फ्लोइंग पेयर्स। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे हमें फेमस प्लेस दिया गया, प्रसिद्ध स्थल और प्रेजेंट स्टेट, वर्तमान जो राज्य है वो दिया गया है हमें। ठीक है, तो वन है भिप्सा। भिप्सा हमारा मध्य प्रदेश में दिया गया है। द्वार समुद्र महाराष्ट्र, गिरिनगर गुजरात और स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन मैच करने हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं 1 and 3 ओनली, बी 1 and 4 ओनली, सी 2 and 3 ओनली, डी 2 and 4 ओनली। कि यहाँ पे हमें बताना है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए 1 and 3 ओनली। बिप्सा या हम बोल देते हैं विदिशा, तो वो मध्य प्रदेश में है। और गिरिनगर हमारा कहाँ पे है? गिरिनगर हमारा गुजरात में है। अगर हम द्वार समुद्र की बात करें तो वो हमारा कर्नाटक में है और स्थानेश्वर हमारा हरियाणा में है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए 1 and 3 इज करेक्ट। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया होगा। प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आप लोगों को पसंद आए होंगे। अपना स्कोर आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन ईयर। ख़त्म करने से पहले मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूँ तो हमारा करंट अफेयर्स बैच रन कर रहा है, जिसमें डेली वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ्स दिए जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो लाइव डाउट सेशंस और रेगुलर रिवीजन करवाई जाती है। जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहेगा, इस बिल्कुल बेसिक से ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत अच्छा बैच है। वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी अच्छे से होगी, आपका एग्जाम ज़रूर निकलेगा। और हमारा मेंस आंसर राइटिंग बैच है, जिसमें एक फ्री सीरीज़ आपके लिए चलाई गई है। आपको टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में क्वेश्चंस दिए जाते हैं और नाइट में 8 बजे आपको एनालिसिस वीडियो प्लस पीडीएफ हमारी टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड कर दिया जाता है। और अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे, हमारे पेड कोर्स में जो बैच शुरू होने जा रहा है हमारा मेंस आंसर राइटिंग का, उसमें 500 प्लस क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, और आपको मेंस रेडी कर दिया जाएगा। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू आप डिटेल्स ले सकते हैं कोर्सेज़ की, और कोर्सेज़ में एनरोल कर सकते हैं, कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन हियर गाइस। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।